क्लास 10 सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 संघवाद फेडरलिज्म इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, संघवाद या संघीय सरकार किसे कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पाया जाता है उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य स्वतंत्र रूप से करती हैं। ऐसे संघीय सरकारों के उदाहरण हैं इंडिया, यूएसए, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। कुल मिला के लगभग 25 देशों में ऐसी सरकारें दुनिया में मिलती हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इनमें दो स्तर की सरकारें मिलती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इनमें संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन मिलता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे वो लिखित है या मौखिक है तो उसमें स्पष्ट अधिकार होते हैं। जैसे भारत में लिखित संविधान है, इनमें संविधान लिखित और कठोर होता है। आमतौर पे इनमें संविधान जो है वो लिखित होता है और कठोर होता है, यानी उसमें चेंज जो है वो कानून के तहत ही हो सकता है। इन सभी देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका मिलती है और न्यायपालिका संविधान की रक्षक होती है। संविधान में विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, यानी 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है। इसमें राज्य सरकारों के लिए राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है संसद में और जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यों का विभाजन इन गवर्नमेंट में सामान्यतः देखा जाता है। राष्ट्रीय मुद्दों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्थानीय मुद्दों या समस्याओं के लिए राज्य सरकारें काम करती हैं। इस प्रकार की सरकारों में विविधता में एकता मजबूत रहती है, यानी फेडरल गवर्नमेंट में यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी राष्ट्रीय एकता की भावना यहाँ पर बढ़ती है। अब बात करते हैं कि जो एकात्मक सरकारें यूनिटरी सिस्टम होता है और फेडरल सिस्टम होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो संघीय सरकारें होती है उसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में किया जाता है। दो से अधिक स्तर इसमें मिलते हैं। संविधान कठोर होता है और राज्यों की स्वतंत्रता इसमें बनी रहती है, यानी स्वायत्तता बनी रहती है। जबकि जो एकात्मक सरकारें होते हैं उसमें सभी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। सरकार का एक ही सत्र होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान इनका लचीला भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। राज्यों को सीमित अधिकार यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है केंद्र और राज्य संबंध क्या है। संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर कोरिलेट करती हैं। उनके अपने अपने कार्य होते हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्र रहते हैं, यानी जो देश के मुद्दे होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करती है और जो राज्य के मुद्दे होते हैं उन पे राज्य सरकारें कार्य करती है। अब बात करते हैं कि संघीय सरकार के अवगुण या कमियां क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। नंबर 1, धीरे धीरे केंद्र सरकार अधिक प्रभावशाली होती है इसमें। नंबर 2, संसद के पास अधिक शक्तियां होती हैं राज्यों की तुलना में। धन का असमान वितरण सामान्य रूप से इसमें कई बार देखने को मिलता भी है या इस पे आरोप लगाए जाते हैं जो विवाद का कारण बन जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें काफ़ी जटिल होती है, यानी एक लंबी प्रक्रिया से ही ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, संघवाद के प्रकार क्या हैं, या एक साथ आने वाले संघ और एक साथ बने रहने वाले संघ, कमिंग टूगेदर एंड होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। नंबर 1, कमिंग टूगेदर। कमिंग टूगेदर का मतलब जिन्होंने खुद एक साथ आकर सरकारें बनाई हैं, यानी एक राज्य बनाया है, इसको कहते हैं कमिंग टूगेदर। स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है होल्डिंग टूगेदर। जब राज्यों को केंद्र के साथ जबरदस्ती या पावर या बल के आधार पर एकत्रित किया जाता है या रखा जाता है।
इसमें एक बड़ा देश अपनी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच बांटता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली होती है, जैसे इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे जो लोकल गवर्नमेंट है वो कार्य करती है। तो ये इसमें देखने को मिलता है कमिंग टूगेदर, इसमें होल्डिंग टूगेदर में। नेक्स्ट है दोनों में अंतर क्या है। तो जो एक साथ आने वाले संघ है या एक साथ बने रहने वाले सरकार हैं, इनमें अंतर आप ऐसे भी बता सकते हैं। नंबर 1, स्वतंत्र राज्यों का संघ होता है। एक साथ आने वाले केंद्र और राज्य समान होते हैं। अमेरिका इसका उदाहरण है। जो एक साथ बनाए यानी होल्डिंग टुगेदर है, उसमें शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र शक्तिशाली होता है, जैसे भारत। नेट एकात्मक सरकार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये लगभग चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे टाइप आते हैं। वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही सत्र होता है, बाकी की शेष इकाइयाँ यानी राज्य और स्थानीय सरकारें उसके अधीन कार्य करती हैं। इसमें केंद्र सर्वोच्च शक्तिशाली होता है और वह किसी भी विषय पर राज्य या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकता है, जबकि संघवाद में केवल केंद्र सरकार परामर्श देती है। तो इसमें आप बताएंगे कि ऐसे इसके यूनिटरी गवर्नमेंट के उदाहरण हैं यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, चाइना, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, आयरलैंड। नेपाल जो है अब इसमें से चेंज भी हो गई हैं सरकारें। अब बात करते हैं कि जो एकात्मक सरकार हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। ये इम्पोर्टेंट पहलू रहेगा इस क्वेश्चन का। नंबर 1, समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार सर्वोच्च और शक्तिशाली होती है। केंद्र सरकारों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकारें काम करती हैं। केंद्र सरकार किसी भी विषय पर राज्य या स्थानीय सरकार को आदेश या ऑर्डर दे सकती है। राज्य सरकारें केंद्र के प्रति जवाबदेह होती हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी। और कई देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जैसे उदाहरण आपके हो गए हैं यूके, इटली, जापान, चाइना, फ्रांस, श्रीलंका, आयरलैंड आदि। नेक्स्ट है बेल्जियम एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में कैसे बदला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपका चैप्टर 1 से भी। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने 4 बार अपने संविधान में संशोधन किए। वहाँ अक्षेत्रीय सरकारें थी, उनकी अपनी भूमिका और शक्तियाँ थी। केंद्र के पास शक्तियों को वापस लेने का अधिकार था। बाद में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन करके संवैधानिक और स्वतंत्र शक्तियाँ उन सरकारों को केंद्र सरकार ने प्रदान की और बेल्जियम एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में बदल गया। इसको बेल्जियम मॉडल कहते हैं। आज एक संघीय देश है बेल्जियम, और जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पावर शेयर्ड है। भारत और बेल्जियम की संघीय शासन व्यवस्था में विशेषता और अंतर क्या है, ये पिछले चैप्टर में भी आपका क्वेश्चन आया था, एक बार पुनः यहाँ पर है। तो समानता ये है कि दोनों में संघीय सरकार है, दोनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हैं। केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। अंतर ये है कि जो भाषा है उसके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। बेल्जियम में 3 भाषाई समूह हैं, डच 59%, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। जबकि भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरा है लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें अंतर आप बता सकते हैं। बेल्जियम में 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। जबकि भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर पर है ग्राम पंचायत या नगर पालिका। सामुदायिक सरकार बेल्जियम में सरकार चुनने का अधिकार होता है समुदायों का, जबकि भारत में 18 वर्ष प्लस के सभी लोग वोटिंग करके अपनी ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ठीक है, तो तीसरा यही अंतर हो गया इसमें। थर्ड डिफरेंस आप बताओगे। बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं, जिसको समुदाय चुनता है। लेकिन भारत में तीसरे स्तर की सरकार, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी जाती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से चुनी जाती है, जिसमें 18 वर्ष प्लस के लोग वोट करते हैं। यानी भारत में तीसरा स्तर बेल्जियम की तरह भाषाई समुदाय पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संसद के ये 2 सदन होते हैं, लोकसभा
संसद का वह सदन है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, हाउस ऑफ कॉमन्स इसको कहा जाता है। राज्य सरकार राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार क्या होती है। कोलिजन गवर्नमेंट यानी वह सरकार जो गठबंधन के द्वारा जिसमें कई दल मिलकर एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करते हैं और सरकार बनाते हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी एक आम चुनाव यानी जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें किसी एक सत्ता दल को या एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसा राज्यों में भी हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी गठबंधन सरकारें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे अनेक कारण है। नंबर 1, स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए, धन का सदुपयोग करने के लिए, स्थानीय क्षेत्रों का विकास या कल्याण करने के लिए, लोगों की समस्याओं में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी हो, इसलिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में क्या अंतर है। केंद्र सरकार सेंटर पूरे देश के लिए कार्य करती है, राज्य सरकारें राज्यों के लिए कार्य करती है। केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं उनको सांसद या एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। जबकि राज्य सरकारों के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कहा जाता है, और उनके बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कहलाता है। ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। वे क्षेत्र जो सीधे केंद्र के द्वारा शासित होते हैं, जो किसी राज्य में तो लोकेट होते हैं लेकिन वो केंद्र के द्वारा सीधे उनकी देखरेख या उनका प्रतिनिधित्व केंद्र का उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक के रूप में वहाँ पर शासन चलाया जाता है। भारत में 26 जनवरी 2020 के अनुसार 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट, अधिकार क्षेत्र ज्यूरिडिक्शन क्या है। अधिकार क्षेत्र वह सीमा या क्षेत्र होता है जिस पर किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की वैधानिक या कानूनी अधिकार या शक्तियाँ होती हैं। संविधान में विकेंद्रीकरण का तीसरा सत्र कौन सा है, या 1992 के संविधान संशोधन का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट वाला जो हिस्सा है। भारत में 1993 में 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत भारत में तीसरे सत्र की सरकार या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत के अधिकार को शक्तिशाली बनाया गया और उसको प्रभावी ढंग से देश में लागू किया गया। यानी वहाँ से ग्राम पंचायत की शुरुआत भारत में होती है, यानी यहाँ से देश में त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम लागू होता है। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत होती है जिसमें हर व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वो इसके सदस्य या वोटर्स होते हैं, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होती जो पंचायतों के कार्यों को देखती है ब्लॉक लेवल पर। इसमें एक अध्यक्ष और कुछ मनोनीत या निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा होता है जिला परिषद, या जिला स्तर पर कार्य करती है और सभी पंचायत समितियों की देखरेख यानी ब्लॉक समितियां इसके अंतर्गत आती है। सांसद, विधायक और कुछ निर्वाचित सदस्य इसके मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। जिला परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 6 बार होनी होती है। नेक्स्ट, 1992 के संविधान संशोधन का प्रभाव क्या पड़ा, यानी जो 73rd अमेंडमेंट था उसके द्वारा नंबर 1, स्थानीय सरकारों यानी ग्राम पंचायतों को लघु कर टैक्स लेने का अधिकार दिया गया। प्रत्येक 5 साल में इनके लिए चुनाव कंपलसरी किया गया, हर 5 साल में, यानी ग्राम पंचायत चेंज हो जाएगी। और इसमें कानून बनाया गया कि 1/3 सीटें 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी अगर 100 पंचायतें चुनी जानी है तो उसमें से 33 सरपंच जो है वो महिलाएं होंगी। तो ऐसा व्यवस्था इसमें की गई। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति और जिला परिषद, इनको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीणों द्वारा चुनी गई सरकार होती है जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसका प्रधान यानी जिसका मुखिया जो है सरपंच या प्रधान कहलाता है। ग्राम पंचायत के कार्य गाँव में विकास कार्य कराना, सड़कों को पक्का कराना, लाइटों की व्यवस्था कराना, गलियों की सफाई व्यवस्था कराना, पेयजल की व्यवस्था कराना, शिक्षा की देखरेख करना अपने ग्रामीण लेवल पर। समस्याएं क्या हैं ग्राम पंचायतों की। धन की कमी रहती है, जागरूकता की कमी रहती है और गुटबाजी गाँव के अंदर सामान्यतः देखने को मिलती है। अधिकारियों की लापरवाहियाँ भी इसमें कुछ रोल निभाती हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया। वो है हरियाणा। हरियाणा में सरपंच के लिए 10वीं पास और पंच के लिए शायद 8वीं पास है। ये पिछले 1 या 2 जो पंचायत इलेक्शन हुए हैं उनमें कंपलसरी कर दिया गया था। नेक्स्ट है, नगरों में स्थानीय शासन की संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है। उसको कहते हैं नगर समिति, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, छोटे टाउन में म्यूनिसिपल कमेटी होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के में विषयों की मूल सूचियाँ कितनी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। संविधान में जो सब्जेक्ट हैं उनकी 3 सूचियाँ हैं। नंबर 1 केंद्रीय सूची, इसको कहते हैं यूनियन लिस्ट। वे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, विदेशी नीति, बैंकिंग। इसमें कुल मिलाकर 97 विषय 97 सब्जेक्ट शामिल हैं। दूसरा होता है राज्य सूची, जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, जिस पे राज्य सरकारें कानून बनाती, जैसे पुलिस। इसमें आप कह सकते हैं जैसे यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस। इसी प्रकार से कृषि, सिंचाई, व्यापार, ये जो है राज्य के विषय हैं, जिसमें कुल मिलाकर 62 विषय शामिल हैं। तीसरी होती है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती, जैसे शिक्षा, वन विवाह। ये ऐसी ही नीति सब्जेक्ट होते हैं। कुल मिलाकर ऐसे 52 विषय होते हैं। नेक्स्ट, संविधान की कुल कितनी विषय सूचियां हैं। मूल रूप से ये देखा जाए तो 3 हैं, लेकिन इनको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। 4 सूचियां होती है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कॉन्करेंट या समवर्ती सूची। अब चौथी बच जाती है अवशिष्ट सूची, यानी ऐसा विषय जो तीनों ही सूचियों में नहीं आया तो वो रेजिडरी सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, शेष विषय या अवशिष्ट सूची को क्या कहते हैं। यदि कोई ऐसा विषय जो केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची तीनों ही विषय में शामिल नहीं हुआ तो उसे अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाएगा और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। नेक्स्ट आता है महापौर या मेयर किसे कहते हैं। बड़े नगरों के मुखिया को, नगर निगम के मुखिया, राजनीतिक मुखिया को महापौर या मेयर कहा जाता है। जनता द्वारा ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यों के नियम के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसका दर्जा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के समान होता है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक रूप से संगठन के कितने स्तर हैं। मूल रूप से यदि देखा जाए तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 स्तर रहे हैं, 2 स्तरीय व्यवस्था, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके इसमें तीसरा सत्र जोड़ा गया, जिसको हम ग्राम पंचायत या स्थानीय शासन कहते हैं। नेक्स्ट, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय सरकारों में अंतर बताइए। देखिए, 1992 से पहले पंचायतों के पास पर्याप्त अधिकार या संसाधन नहीं थे, लेकिन बाद में जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिए गए या पावर दी गई तो इनके पास ये संसाधन या टैक्स जैसे चूल्हा टैक्स आदि एकत्रित करने के अवसर दिए गए। 1992 से पहले नियमित चुनाव नहीं होते थे। उसके बाद हर साल पंचायतों के लिए चुनाव अनिवार्य कर दिए गए। इससे पहले जो महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण नहीं होता था,
लेकिन 1992 के बाद संशोधन करके 33% सीटें महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट, भारत की राजभाषा कौन सी है, वर्णन कीजिए। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में लगभग 41% लोगों की जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है। नेक्स्ट, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो वो है 21। एक हिंदी हो गई 21 और एक 22 भाषाएं हो गई। तो इनमें ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट हिस्सा यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें कौन सी भाषाएं शामिल हैं, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमिया, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, डोगरी, मणिपुरी, बोडो और संस्कृत। तो ध्यान रखना इसमें ये भाषाएं शामिल हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोली जाती है। यदि 2001 की जनगणना की बात करें तो 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको हम 114 समूहों में बांट सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 22 भाषाएं ऐसी हैं देश में जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिनको हम अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। बाकी की जितनी भाषाएं बच गई हैं उनको गैर अनुसूचित, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहेंगे। आगे कहता है ऐसी 3 भाषाएं बताओ जो 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल नहीं हो। अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी, पाली, प्राकृत भाषा, मारवाड़ी भाषा। तो ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि इंग्लिश जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं है। भारत में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो केवल 0.20%, यानी आधे प्रतिशत का भी आधा भाग। आगे करा, संविधान के अनुसार भारत में अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था और क्यों बंद नहीं हुआ। संविधान के अनुसार 1965 में 1965 में इंग्लिश भाषा का प्रयोग बंद हो जाना था, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों ने अंग्रेजी को जारी रखने की मांग की और विशेष रूप से तमिलनाडु ने इसका विरोध किया कि इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई और कौन सा ऐसा राज्य है जो इसके अंतर्गत पहली बार बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसके आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनाया गया वो है आंध्र प्रदेश, और यही राज्य है जिसमें से अभी तक का जो राज्य है अंतिम, वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही अलग करके तेलंगाना बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा चुका है, लेकिन वो एक अलग राज्य नहीं बने, बल्कि राज्य से उनको यूटी बनाया गया है। भाषा के आधार पर बनाए गए अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय कुछ बड़े राज्यों के नाम बताओ और उनमें शामिल वर्तमान राज्यों के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, पेपर में ये ऐसा आमतौर पे पूछा जाता है। देखिए, आज़ादी के टाइम संयुक्त प्रांत होता था जिसको आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसमें से उत्तराखंड अलग हो चुका है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जो पुराना राज्य था जिसमें से छत्तीसगढ़ अलग बन चुका है। बिहार, जिसमें से झारखंड अलग राज्य बन चुका है। आसाम, जिसमें से वर्तमान अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब पहले शामिल होते थे। मैसूर राज्य होता था आज़ादी के टाइम, जिसको आज कर्नाटक के रूप में कन्वर्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट, त्रावणकोर राज्य होता था जिसको आजकल केरल, और जो है ये 24 फरवरी
2026 के अनुसार अब इसका नाम केरलम कर दिया गया है। मलयालम वहाँ की भाषा है जिसमें केरल नहीं, अब इसका नाम हो गया है केरलम। ये अभी 24 फरवरी 2026 से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट मद्रास। पहले मद्रास राज्य होता था, अब इसको तमिलनाडु कहते हैं। पुराना राज्य था पंजाब। पंज मीन्स 5, पंज प्लस आब 5, पंज मीन्स होता है 5, आब मीन्स होता है रिवर, 5 रिवर्स का क्षेत्र पंजाब कहलाता है, जिसमें से वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये हैं, और बहुत सारा पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान वाले हिस्से में भी शामिल है। नेक्स्ट, ऐसे 3 राज्यों की पहचान करो जो पहले बड़े थे लेकिन अब उनमें से कुछ राज्य अलग बन चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। यानी नवंबर 2000 में 3 राज्य अलग बने, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और 15 नवंबर को। इसी प्रकार से 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट, 1947 के 3 राज्यों के नाम बताओ जो आज बदल चुके हैं, यानी उस टाइम उनका नाम था लेकिन आज वो चेंज हो चुका है। जैसे संयुक्त प्रांत आजकल उत्तर प्रदेश हो गया है, मद्रास तमिलनाडु हो गया, मैसूर कर्नाटक हो गया, त्रावणकोर केरल, और अब ये केरलम हो गया है 24 फरवरी 2026 से। नेक्स्ट, हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बढ़ चुका है। नेक्स्ट, 5 अगस्त 2019 से पहले किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370 के तहत। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के लोगों के मठ किस राज्य में सबसे अधिक मिलते हैं? सिक्किम में मिलते हैं। नेक्स्ट, यदि केंद्र और राज्यों के बीच में झगड़ा हो जाए तो कौन सुलझाता है? तो न्यायपालिका सुलझाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे विवादों का निपटारा करता है, इसलिए न्यायपालिका को संविधान का रक्षक भी कहते हैं। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संविधान में संशोधन एक सत्तर यानी केंद्र या राज्य नहीं कर सकता, इसके लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और कुछ मामलों में राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी होती है। नेक्स्ट, भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए और कब किए? भारत ने अपने परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किए हैं। जोधपुर और जैसलमेर के बीच में थार डेजर्ट का ये हिस्सा है। पहला परीक्षण किया था 18 मई 1974, 18 मई 1974 को, और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था, यानी इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड हमने परीक्षण किया था 1998 में, 1998 में। नेक्स्ट, भारत में संघीय व्यवस्था को सफल करने का श्रेय किसको जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये जाता है लोकतांत्रिक राजनीति को, संघवाद की भावना को, विविधता में सम्मान के भाव को, एक साथ रहने की इच्छा को, और देश के लिए सामान्य आदर्श स्थापित करने को, यानी इसमें सभी की भावनाएं एक साथ हैं। नेक्स्ट, ब्राज़ील का पोर्टो एलेग्रे शहर विकेंद्रीकरण का उदाहरण कैसे बना? ब्राज़ील के ये आपका एक एग्जाम्पल दिया गया, आपके चैप्टर में कभी कभी ये सोर्स बेस्ड में आ सकता है या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्राज़ील के इस शहर में नगर परिषद के साथ एक संगठन बनाया गया जो स्थानीय नागरिकों को बजट और विकास संबंधी निर्णयों में भाग लेने का अधिकार देता है। लगभग 13 लाख लोग अपने शहर का बजट बनाने में योगदान देते हैं। शहर को कई क्षेत्रों में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं या बैठकें आयोजित की जाती हैं। यह नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत में भी ऐसा प्रयोग केरल के कुछ क्षेत्रों में किया जा चुका है। तो ये था आपका चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। आगे हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 3 का।